निगाहें अलग कर ही ली हैं उनकी तरफ से। आज 42 के 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। एकला चलो की राह ले चुकी हैं ममता बनर्जी। किस किस का नाम जारी किया गया है, चलिए जल्दी से वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, जो प्रत्याशी है उनके साथ हम आपको समझा रहे हैं। देखिए आप ये देख रहे हैं यूसुफ पठान को इन्हें उतारा गया है टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर। बहरामपुर सीट से अपूर्व सरकार का टिकट काटकर इन्हें उतारा गया है और यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं और उन्हें यहां पर उम्मीदवार बनाया गया। कितना ये गेम चेंज कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। अगली तस्वीर आपके सामने अब जल्दी से रख देते हैं। बात अब कर लेते हैं महुआ मोइत्रा की। इन्हें कृष्णा नगर सीट से दोबारा इन पर भरोसा जताते हुए इन्हें रिपीट किया गया है, दोबारा भरोसा इन पर जाहिर किया गया है। अगली तस्वीर आपके सामने रखें। जो टीएमसी उम्मीदवार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, इन्हें भी रिपीट किया गया। आसनसोल से इनके खिलाफ आपको याद होगा कि पवन सिंह को उतारने की बात हुई थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन उन्होंने किन्हीं कारण से वापस ले लिया था नाम। तो अभी कौन उनके सामने खड़ा होगा ये थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा पर फिर से ममता बनर्जी ने भरोसा जाहिर किया है। कीर्ति आजाद टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर बर्धमान दुर्गापुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। मुमताज संघमित्रा का टिकट काटकर इन्हें यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। पहले बीजेपी में थे और अब टीएमसी में है लंबे वक्त से। तो किस तरह का इनका यहां पर जनाधार बन पाता है ये देखने वाली बात होगी। कल्याण बनर्जी की बात कर ले, श्रीरामपुर से इन्हें रिपीट किया गया। कद्दावर नेता है टीएमसी के, इन्हें ही दोबारा इस सीट पर रिपीट किया गया है। तो ये कुछ नाम है जो हम आपको बता रहे हैं। और अभिषेक बनर्जी भी देखिए इस बार चुनावी मैदान में उतरे, यानी ये इशारा है, ये इशारा इस बात का है, ये अंदर की खबर आपको बता रहे हैं कि ममता बनर्जी अपना चुनावी एक तरह से जो जिम्मा है, जो आगे का कहीं ना कहीं पूरा दारोमदार है, वो अभिषेक बनर्जी को देने का सोचती है। ये एक इंडिकेशन के तौर पर, एक संकेत के तौर पर आप ले सकते हैं। डायमंड हार्बर से दोबारा चुनावी मैदान में उतरे हुए। तो ये कुछ नाम है, कुछ और नाम है आपको बताएं। देखिए 8 नाम यहां पर आपको बताएं। 16 सांसदों को रिपीट किया गया है और 8 को हटाया गया है और 26 नए चेहरों की एंट्री। और महिलाओं की बात कर लेते हैं, महिलाओं के बारे में आपको लगातार जानकारी देते रहे। 12 महिलाओं को भी टिकट दिया। कुछ और नाम आपको बता देते हैं जो जरूरी है आपके लिए जानना। देखिए बशीरहाट से यहां पर हाजी नुरुल इस्लाम को मौका दिया गया। नुसरत जहां का टिकट काट दिया गया है। नुसरत जहां संदेश खाली जो पूरा इलाका था बशीरहाट उसके अंडर आता था और संदेश खाली में किस तरह की तस्वीरें आई, महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार हुआ, ये किसी से छिपा नहीं। उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया है। कूच बिहार से अब देखिए जगदीश चंद्र बसूनिया को मौका दिया गया है और जो अधिकारी परेश चंद्रा थे उनका टिकट काट दिया गया। अगली तस्वीर आपको दिखा देते हैं जल्दी से। अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। सियानी घोष को टीएमसी उम्मीदवार बनाया गया है जादवपुर सीट से और मिमी चक्रवर्ती फिल्म अभिनेत्री थी, उनका भी टिकट काट दिया गया है। इस बार किस वजह से काटा गया, क्या बहुत इनएक्टिव होने की वजह से काटा गया, ये सवाल बना हुआ है। अगला नाम आपके सामने, हुगली से रचना बनर्जी को मौका दे दिया गया है और डॉक्टर रत्ना डे का टिकट काटा गया। 12 महिला उम्मीदवारों को शामिल करना, आप समझिए महिलाओं को शामिल करके यहां भी महिला वोट बैंक साधने की कोशिश हो रही है। मालदा नॉर्थ की भी सीट का नाम सामने आ गया है, प्रसून बनर्जी को मौका दिया गया है और मौसम नूर का टिकट कटा है। तो ये कुछ प्रमुख नाम है, लेकिन आप ये समझिए कि 42 से 42 नामों का ऐलान कर दिया गया और एक तरफा ऐलान हुआ है। कांग्रेस से कोई इसमें बातचीत नहीं हुई। तो आप इंडिकेशन समझ रहे हैं, ममता बनर्जी ने तो क्लियर कर दिया है, पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो गई है। लेकिन ये अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी बीजेपी के लिए तो फायदेमंद ही रहने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आंकड़े देखिए और समझिए, आपको समझ आएगा। 2019 का वोट शेयर अब हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले टीएमसी का वोट शेयर आपको दिखा रहे हैं। 22 सीटें इन्होंने जीती थी, वोट शेयर था 43.7%। अब आपको दिखाते हैं अगला। बीजेपी की बात करें तो 18 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और वोट शेयर था 40.6%। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। 2 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, वोट शेयर था 5.7%। तो जब चुनावी गठबंधन हो रहा था, जब इंडी गठबंधन की बात हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जब साथ आएंगे तो वोट प्रतिशत का भी फायदा मिलेगा। लेकिन जो रार थी सीटों को लेकर वो तय नहीं हो पाई और यही वजह है कि अब ऐसा लग रहा है कि वोट्स डिवाइड हो जाएंगे और हो सकता है कि इससे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए। प्रधानमंत्री के बहुत धुआंधार दौरे भी रहे हैं, सौगातें भी दी हैं। तो ऐसे में 18 से सीटें कैसे 42 हो, इस पर खास फोकस है और लग रहा है इस पर फायदा मिल सकता है। लेकिन चलिए, यहाँ सिर्फ बंगाल में ही आपाधापी, पंजाब में ही आपाधापी नहीं मची हुई है इंडी गठबंधन में, महाराष्ट्र का भी हाल ऐसा ही है। इंडिकेशन कहां से मिला, संकेत कहां से मिला, ये तस्वीर देखिए। ये संजय निरुपम का पोस्ट है जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है और इस पोस्ट में बहुत गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या नाराजगी है, इस पोस्ट में क्या लिखा है, चलिए आपको जल्दी से वो बता देते हैं, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस पोस्ट में क्या लिखा है। संजय निरुपम ने क्या कहा है, कांग्रेस नेता है, उन्होंने क्या लिखा है, चलिए आपको बता रहे हैं।
जल्दी से आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, महाविकास अघाड़ी, आपको याद होगा महाराष्ट्र में सरकार हुआ करती थी, उसमें शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच अब विवाद खड़ा हो गया। संजय निरुपम के पोस्ट से ये संकेत मिलते हैं। नॉर्थ वेस्ट मुंबई से शिवसेना यूबीटी के अमोल कीर्तिकर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए और उसके बाद संजय निरुपम ने नाराज होकर, गुस्से में आकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जो पोस्ट था हमने आपको दिखाया था, अब उसकी बड़ी बातें बता रहे हैं। कांग्रेस को नीचा दिखाने की यह हरकत है, उनकी तरफ से कांग्रेस को नीचा दिखाने की हरकत है, ये कहा गया है। किसकी तरफ से? शिवसेना यूबीटी की तरफ से। शिवसेना ने चर्चा के बीच कैंडिडेट घोषित कर दिया। सवाल खड़े कर रहे हैं संजय निरुपम कि अभी तो बातचीत चल रही थी, आपने कैंडिडेट कैसे घोषित कर दिया? और संजय निरुपम ने गुस्से में शिवसेना यूबीटी को बची खुची पार्टी कहा। उद्धव ठाकरे की पार्टी को बची खुची पार्टी कह दिया। शिवसेना प्रत्याशी जो घोषित किए गए हैं वो खिचड़ी स्कैम के घोटालेबाज हैं, ये भी कहा है संजय निरुपम ने, क्लियर कर दिया, बता दिया है। और ऐसे में ये जो किया है, इस पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन निरुपम का ये पोस्ट बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को लेकर अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं हो पाई है और यहाँ भी पूरी तरह से चीजें अटकी हुई ही दिखाई दे रही हैं। और किस तरह से, किन सीटों पर ये दिक्कत हो रही है, चलिए आपको जानकारी दे देते हैं जल्दी से। आपके सामने ये जानकारी रख रहे हैं। देखिए, अब आप महाविकास अघाड़ी के 3 धड़ों को देख रहे हैं जो एक साथ आए थे। एमवीए में शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को, ठीक है। 48 में 8 सीट के बंटवारे पर सहमति नहीं बनी, यानी 48 में 40 पर तो बातचीत तय हो रही थी, लेकिन 8 पर फिर अटका हुआ था। मुंबई की जो 6 लोकसभा सीटें हैं उस पर भी पूरी तरह से पेच फंस रहा था। 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस ये कह रही है कि वो 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी रखेगी। साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ वेस्ट इसमें शामिल है और इसी को लेकर रार छिड़ती गई। शिवसेना उद्धव गुट ने 18 सीटों पर लड़ने की बात कही कि वो 18 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 18 में से 4 सीटें मुंबई की होने की खबर है। तो इसको लेकर देखिए, ये थोड़ा सा खिंचाव बढ़ता गया और अब ये नतीजा हो रहा है कि जैसे ही प्रत्याशी के बारे में जानकारी साझा हुई, संजय निरुपम जो कांग्रेस नेता है, उन्होंने नाराजगी जाहिर कर दी और ये बता दिया कि महाराष्ट्र में भी ऑल इज नॉट वेल। लेकिन अभी जो स्थिति है कांग्रेस में, ऐसा लग रहा है कि पतझड़ का मौसम आ गया है। ऐसा लग रहा है कि सारे नेता छोड़ के जा रहे हैं और 24 के चुनाव में ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा देखिए और ये समझिए। ये आप जो देख रहे हैं तस्वीर, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए, इधर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं। ये वो 2 चेहरे हैं जो एनडीए को संभाल के समेट के चल रहे हैं और देखिए जो मजबूत तना है वो इन्हीं से बनता है। लेकिन अब यहाँ से लगातार आप देख पा रहे हैं जयंत चौधरी को जो अभी आए हैं, आप देख पा रहे हैं मिलिंद देवड़ा को जो अभी आए हैं। इसके अलावा और भी चेहरे, पद्मजा वेणुगोपाल को देख रहे हैं, वो भी अभी आए हैं। चंद्रबाबू नायडू से भी अभी बात फिक्स हुई है। ये तमाम वो चेहरे, नीतीश कुमार भी अभी आए हैं, राज ठाकरे के साथ भी बातचीत चल रही है, अर्जुन मोढवाडिया भी अभी आए हैं, नवीन पटनायक को लेकर भी बात चल रही है। लेकिन आप इधर देखिए, ये चुनावी पतझड़ का मौसम है। अरविंद केजरीवाल पंजाब में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अखिलेश यादव नाराज ही चल रहे थे, थोड़ी बहुत बातचीत हुई है। सोनिया गांधी जरूर यहाँ पर हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही हैं और लालू यादव भी अभी खिसके हुए दिख रहे हैं और ममता बनर्जी तो आउट ही हो चुकी है। तो ये हालात बने और परिवार बढ़ रहा है और इसका आफ्टर इफेक्ट कहीं ना कहीं चुनावों में यहाँ विपक्ष को देखना पड़ सकता है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। देश में 24 चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, देश का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो अपने कुनबे को लगातार मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, जिनका किला ढहता जा रहा है। एक एक कर इंडी गठबंधन के नेता साथ छोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन 24 चुनाव से पहले ही हार मान चुका है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर लगातार जनता के बीच प्रचार कर रहे हैं। ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्म गढ़ है। ये आजन्म गढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा, अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा। ये मोदी की गारंटी है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से मिशन पूर्वांचल पर हैं। वही पूर्वांचल जहां विकास नहीं, बाहुबल के आधार पर वोट मिलता था। जो जितना बड़ा बाहुबली वो उतना ही बड़ा नेता। विकास की दृष्टि से पूर्वांचल पिछड़ा और बीमारू माना जाता था। यहाँ अपराधियों का बोलबाला था। वही पूर्वांचल अब विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। पूर्वांचल में बड़े बड़े हाईवे और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने यहाँ की तस्वीर बदल कर रख दी है। साथियों, उत्तर प्रदेश
देश की राजनीति भी तय करता है और उत्तर प्रदेश देश का विकास भी दिशा तय कर रहा है। यूपी में जब से डबल इंजन सरकार आई है, यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदले हैं। मिशन पूर्वांचल पर प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों तक वाराणसी और आजमगढ़ में रहे। यहां उन्होंने पूर्वांचल के विकास के लिए करीब 42,000 करोड़ रुपए की सौगातें भी दी हैं। पीएम मोदी ने आजमगढ़ से साफ कर दिया है कि अब पूर्वांचल में बाहुबल और परिवार का एजेंडा नहीं, बल्कि विकास का एजेंडा चलेगा। और इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही और इंडियन पॉलिटिकल लीग के हर अपडेट से आपको वाकिफ कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।